हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके DBMS से हैं। अगर आपने DBMS नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल में आपको DBMS का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ईजिली देख सकते हैं। और ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है, छोटे मोटे नहीं, टोटल सिलेबस आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है इन द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर्मस्ट्रॉन्ग्स इन्फ्रेंस रूल रिफॉर्म, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मैंने बताया था, अगर एक्स वाई लिखा है तो उसको वाई और एक्स मतलब दो चीज़ों में ब्रेक डाउन करना है। ट्रांजिटिव इफेक्ट मैंने बताया था, अगर एक्स वाई को बिलोंग करता है और वाई जेड को बिलोंग करता है तो एक्स जेड को बिलोंग कर सकता है। ऑगमेंटेशन, रिफ्लेक्सिविटी, ये सारे टोटली आर्मस्ट्रॉन्ग के रूल्स हैं जो हमने उस वीडियो वहाँ प्लेलिस्ट में डिस्कस किए। फिलहाल बढ़ते हैं इस वीडियो के सोल्यूशन, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर। तो देखिए लिखा है, इसका आंसर होगा ट्रांजिटिव, ऑगमेंटेशन और रिफ्लेक्सिव। लिखा है वी कैन ड्राइव द एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम द इनिशियल सेट, यूज द इन्फ्रेंस रूल्स। Armstrong axiom are the most basic inferences rules. 3 rules. Reflexivity जो अभी मैंने आपको बताया था, if y is a subset of x then x belongs to y, मतलब अगर y सबसेट है x का तो x बिलोंग करेगा y को। ये कंप्लीट हो गया। ऑगमेंटेशन, if x belong to y then, अब ये सिंपल बोल रहा है x belong to y, ठीक है, ये बोला अगर हम इन दोनों में z को और कंबाइन कर, जैसे x बिलोंग टू xz बिलोंग टू yz, ये दोनों सेम होंगे। जी हाँ, ये दोनों सेम होते हैं। एक्सियम का आर्गुमेंटेशन रूल यही कहता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मैंने आपको बताई थी, फिर दोबारा बता देता हूँ। इफ x बिलोंग टू y देन y बिलोंग टू z देन x बिलोंग टू z, ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। तो टोटल हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, आर्मस्ट्रॉन्ग और रिफ्लेक्सिविटी तीनों को यहाँ डिस्कस किया, ठीक है। और एडिशनल दे आर द सेकेंडरी रूल फॉर ड्राइविंग यूनियन, डिकम्पोजिशन, स्यूडो ट्रांजिटिविटी और कंपैरिजन। इनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करें। फिलहाल आंसर की तरफ बढ़ के हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। लिखा ए व्यू ऑफ डेटाबेस दैट अपीयर टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नोन एज। एक डेटाबेस का जो व्यू जो अपीयर होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम पर, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें से नन ऑफ दीज कहते हैं, वर्चुअल टेबल कहते हैं। वर्चुअल टेबल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब दो कॉन्सेप्ट बचे, स्कीमा और सब स्कीमा, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सब स्कीमा। अब एक बार डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। लिखा है सब स्कीमा एक्सप्रेस द एक्सटर्नल व्यू। सब स्कीमा जो एक्सप्रेस करता है वो एक्सटर्नल व्यू करता है किसी भी डेटाबेस का। एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज सब स्कीमा। और एक्सटर्नल स्कीमा को ही हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्कीमा को ही हम सब स्कीमा कहते हैं, ठीक है। एक जो सब स्कीमा होता है वो एक्सप्रेस करता है इंटरनल व्यू किसी भी डेटाबेस का, और उस एक्सटर्नल स्कीमा होता है उसको हम सब स्कीमा भी कहते हैं। दो वर्ड है, स्कीमा एक सब स्कीमा। सब स्कीमा हमने यहाँ डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है give the basic ER and relational model, which of the following is incorrect? पहला लिखा है an attribute of an entity can have more than one value. An attribute of an entity can have composite value. A row of a relational table, an entity can have more than one value. In a row of a relational table, an attribute can have exactly वन वैल्यू और नल वैल्यू, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क के लिए मिलना चाहिए, तो ये आप इसको होमवर्क में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर सोल्यूशन नहीं आता तो चैनल के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के मल्टीपल बेनिफिट है। किसी भी स्टेट में सेट एग्जाम का कंडक्ट होना, सेट एग्जाम के साथ PhD एडमिशन या असिस्टेंट या प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलना, इवन इंडिया के किसी भी स्टेट में, तो वहाँ इन सब का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाता है। तो वहाँ आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, इन सारी इन्फॉर्मेशन से अवेयर रह सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, पर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बात करते हैं कंसीडर द रिलेशन ऑफ आर पी क्यू आर एस रिलेशन आर, ठीक है।
TUVWXY और ठीक है। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें PQRSTRY PQV ठीक है। RX का रिलेशन X के साथ, Q का है U के साथ, V का है W के साथ। अभी हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, QTNS ऑल्सो ST, ऐसे करके कर लगते हैं। बट इसमें हमें फाइंड आउट करनी है कैंडिडेट की, ठीक है। कैंडिडेट की आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंपैरिजन की ट्रिक है जिससे भी यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल हम बेसिक प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि बेसिक प्रोसीजर आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी ये नेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हम वी आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ट्रिक तो हम उस जगह यूज़ करते हैं जब एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट की अगर फाइंड आउट करनी है तो ये टोटल एक आप अगर PQRS इन सब को कंबाइन कर लेंगे तो उससे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखा, दिस क्लोजर इंक्लूड द ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, मतलब ये जो PQRS का जो क्लोजर है वो इंक्लूड करेगा सारे वेरिएबल्स को। तो कैंडिडेट की क्या हो सकता है, PQRS इज द कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर एज एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशन इन द डेटाबेस। 2NF, 3NF, 4NF, 5NF। 1NF होता है बट कोई भी टेबल ऑलरेडी 1NF में होती है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया। ये हर NF के अपने अपने एक रूल होते हैं। ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जैसा कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारा मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा है करेक्ट 3NF। अब 3NF होता क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज ए जनरली कंसीडर द सफिशिएंट फॉर मोस्ट पार्शियल रिलेशन डेटाबेस डिजाइन बिकॉज इट इज रिमूव द ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। मैंने आपको बताया था 3rd NF में हम ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं वाइल इट इज मेंटेनिंग द एफिशिएंट, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर होता है, सबसे 2NF, 3NF। अब इसके बाद अगर बात की जाती है तो ये होता है BCNF, फिर आता है 4NF, फिर आता है 5NF। तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो 5NF के पास होता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो आप दिल्ली में भी हो सकते हैं, आप यूपी में भी हो सकते हैं, यूपी के साथ साथ आप किसी और स्टेट में भी हो सकते हैं, बट ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा मैच द लिस्ट 1 to 2। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस है, कभी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक A, B, C और D, ठीक है। ये क्या है उसको देखिए और मुझे बताइए। ठीक है, हमें काम करते हैं, हम जितने भी अब तक जो डायग्राम पूछे जाते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो सारे एक बार मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम इस टॉपिक पे इस क्वेश्चन पे दोबारा लौटेंगे जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आएगा। सिंपल सिंबल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, डबल वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बात की जाए तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बात की जाए तो आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप, रिलेशन और रिलेशनशिप बोथ आर डिफरेंट। ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ये की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेरा नाम है, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ, उससे आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट निकलेगा मंथ, डेट, और मेरे नाम से आपका सरनेम जैसा कंपोजिट एट्रीब्यूट निकल सकता है। ये ड्राइव एट्रीब्यूट जिसको हम ड्राइव करते ये कंपोजिट एट्रीब्यूट अलग होते हैं। जो मैंने अभी आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में बताया था वो ड्राइव एट्रीब्यूट के बारे में, मतलब किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से कई सारे एट्रीब्यूट को ड्राइव करना, वो ड्राइव एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरा नाम, कंप्लीट नाम, मेरे कंप्लीट नाम से 3 ड्राइव एट्रीब्यूट बन सकते हैं, एक मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो उसी तरीके से ड्राइव एट्रीब्यूट बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन का। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने एक आधार कार्ड एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया था, 1 to 1, मैनी टू मैनी ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश कराई थी, ठीक है। फिलहाल अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है वीक एंटिटी, इसको इधर ले आइए, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ दूसरा फिगर देखिए। अब दूसरा फिगर ये है आपका की एट्रीब्यूट, तो ये आपका है की एट्रीब्यूट।
तो आई थिंक इट विल बी ऑलरेडी सॉल्व की एट्रीब्यूट, और ये सॉरी it is a key attribute, and after it total participation the real world entity, and this is it is completely wrong. I think हमने टोटल 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके प्रीवियस ईयर 2024 से 23 से थे, ठीक है। अब कोशिश करूँगा मैं ऐसी वीडियो आप तक लाता रहूँ जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको इजीली हम सॉल्व कर सकें, ताकि एग्ज़ाम तक हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। उस प्रिपरेशन से बेनिफिट ये होगा कि हम एग्ज़ाम के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने की जो ज़रूरत होगी जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। देखिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, 12 से 13 टॉपिक होते हैं 12 से 13 एक पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ यूनिट्स होते हैं पूरे कंप्यूटर साइंस में। बट होता ये है कि हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते थे, इसीलिए फोकस फिलहाल एग्जाम टाइम पे ये होना चाहिए हम उन्हीं यूनिट को डिस्कस करें जो यूनिट काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। हम टोटल 100% सिलेबस ना पढ़ के 70% वो सिलेबस पढ़ें जो सिलेबस अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस टाइम आपको ध्यान रखने की ये भी ज़रूरत है कि अभी हम नए टॉपिक को पढ़ना बंद कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी आपने करीबन 8 यूनिट को पढ़ रखा है, तो अब 8 यूनिट के बाद 3 यूनिट और बचती हैं, तो आपका फोकस उन 3 यूनिट को पढ़ने पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस रिमेनिंग 8 यूनिट का रिवीजन करने पे होना चाहिए। अगर आप उन 8 यूनिट का रिवीजन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप नेट के साथ JRF भी क्रैक कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।